शीतपुर पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। यह गांव अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग गरीबी और संघर्ष का सामना कर रहे थे। हर साल ठंड के मौसम में इस गांव के लोग बर्फीली हवाओं से जूझते थे। इसी गांव में रामू अपनी पत्नी सुजाता के साथ हंसी खुशी रहता था। रामू की पत्नी एक बुद्धिमान और सहनशील महिला थी। सुजाता, बाहर चल रही सर्द हवाओं से यूं लग रहा है जैसे इस बार सर्दियां बहुत कहर ढाने वाली है। हमें सर्दियों से बचने के लिए इंतजाम करना होगा ताकि समय आने पर हमें परेशानी ना हो। गरीब इंसान की यही चिंता होती है। सही कहा आपने। इस साल हमें हर साल से ज्यादा गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ेगी। हमें जल्द ही गर्म कपड़ों और कंबल का इंतजाम करना होगा। और हाँ, सूखी लकड़ियां भी इकट्ठा करनी होगी, वरना जाड़ा कटना मुश्किल हो जाएगा। सही कहा आपने। जाड़ा अपने साथ गरीबों के लिए चिंता लेकर आता है। तुम चिंता मत करो सुजाता, मैं जल्द ही फसल बाजार में बेच आऊंगा और मेरे द्वारा बनाई गई घास से बनी टोकरी को बाजार में बेचकर पैसे इकट्ठा कर लूंगा और मुनाफे से जो पैसे बचेंगे उनसे इंतजाम हो जाएगा। बच्चों और माँ के लिए सर्दी के कपड़े और खाने पीने का इंतजाम भी हो जाएगा। चलो अब मैं निकलता हूँ। सर्दियों की शुरुआत थी। शीतपुर में ठंडी हवाएं बह रही थीं और लोग धीरे धीरे आग और कंबल की तैयारी कर रहे थे। इस बार ठंड पिछले वर्षों से अधिक कठोर थी। गांव के लोगों ने सोचा कि यह ठंड असामान्य है। रामू का परिवार भी ठंड से बचने की तैयारी कर रहा था। क्या हुआ जी, आपने टोकरी बेच दी? कितनी मेहनत लगती है। सारा दिन आप बैठकर जब वो टोकरियां बनते हैं, घास के नोकीले और धारदार हिस्से से हाथों पर चोट भी आ जाती है। मजदूर इंसान को तो बस उसकी मेहनत के पैसे मिल जाए, इतना ही काफी होता है। फसल और टोकरी के कितने पैसे मिले? इस बार हमें फसल और टोकरी से कुछ अधिक मुनाफा नहीं हुआ है। बाहर ठंड ही इतनी है, इक्का दुक्का ग्राहक ही नजर आ रहा था। बाजार में इतनी सर्द हवाएं चल रही थी, यूं लग रहा था बैठे बैठे ही बर्फ बन जाऊंगा। हम अब दिन कैसे काटेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुसीबतें तो जैस हमारे जीवन का हिस्सा बन गई है। कोई बात नहीं, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई इंतजाम हो जाएगा। कैसे होगा इंतजाम? हमारे पास पर्याप्त ईंधन नहीं है, न ही इतने कपड़े के हम ठंड से बच सके। यहाँ तक कि घर का अनाज भी खत्म होने आया है। इतनी ठंड में माँ और बच्चों का ख्याल कैसे रखेंगे? मौसम की मार ने तो हमारा जीवन कठिन कर दिया है। क्या होगा हमारा? क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन उनके पास न पर्याप्त ईंधन था, न ही खाने का सामान। रामू ने सोचा, इस बार ठंड को हराने के लिए हमें कुछ नया करना होगा। सर्दी बढ़ती गई और गांव के कुछ लोग बीमार पड़ने लगे। सबसे पहली चुनौती रामू के पड़ोसी मोहन के घर आई, जहां उसकी छोटी बहन को तेज बुखार हो गया। मोहन रामू के पास मदद मांगने आया। भाई, मेरी मदद करो। मेरी बहन को बहुत तेज बुखार चढ़ा है। बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा। उसकी हालत खराब होते जा रही है। आप कृपया करके मेरी बहन को बचा लो। हमारे पास न दवा है और न ही डॉक्टर बुलाने के पैसे। घबराओ मत मोहन, तुम्हारी बहन को कुछ नहीं होगा। हम पड़ोसी हैं। हम ही अगर एक दूसरे के काम ना आ सके तो कौन आएगा? तुम्हें तो हमारी हालत पता ही है। मुझसे जितना हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम आंगन में चलो, मैं अंदर से कंबल और जड़ी बूटियां लेकर आता हूं। उम्मीद है उससे तुम्हारी मदद होगी। धन्यवाद रामू भाई, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अगर आप जैसे पड़ोसी हो तो मुश्किल वक्त भी आसानी से गुजर जाता है। सच में आप बहुत दयालु है।
रामू ने अपने पास जो थोड़ी सी जड़ी बूटियां और गर्म कंबल थे वह मोहन को दे दिए। ये क्या किया आपने? कंबल और जड़ी बूटियां आपने मोहन को दे दी। अब हम क्या करेंगे? आप जानते हैं ना हमारे पास ठंड के कपड़े नहीं है। हाँ सुजाता, मैं जानता हूँ, लेकिन मोहन की बहन को इन चीजों की ज्यादा जरूरत थी। उसकी बहन बीमार है, उसके पास दवा के पैसे नहीं है। हम अगर हमारे पड़ोसियों की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मदद करना तो ठीक है, पर हमारे पास भी कुछ होना चाहिए ताकि हम ठंड से बच सके। आपको नहीं लगता? घर की हालत आपके सामने है। अब हम ठंड कैसे काटेंगे? न ईंधन है, नहीं कंबल। अब हमारी मदद कौन करेगा? गांव के लोग मुखिया साहब के पास गए और मदद मांगी। साहब, हमारे पास ठंड से बचने का कोई साधन नहीं है। इस साल फसल खराब होने के कारण हमारे पास पैसे भी नहीं है कि हम ईंधन का कोई इंतजाम करें। आप हमें लकड़ी या अनाज देकर हमारी मदद करिए। यह तुम्हारी समस्या है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। मेहनत करो और अपनी तकदीर सुधारो। पूरे गांव में एक आप ही ऐसे इंसान है जो हमारी मदद कर सकते हैं। कृपया हम पर रहम करके हमारी मदद करिए। तुम लोगों को समझ नहीं आता क्या? मैंने तुम्हारी मदद करने से मना कर दिया है। अपना ये रोना धोना लेकर कहीं और जाओ, मेरे पास बहुत काम है। मेरा समय बर्बाद मत करो। मुखिया की बात सुनकर लोग निराश होकर लौट गए। मुखिया साहब की बेटी सोनम इन घटनाओं को देख रही थी। वह गरीबों के प्रति सहानुभूति रखती थी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, हमें गांव के लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर वे मर गए, उन्हें कुछ हो गया तो हमारी संपत्ति किस काम की रहेगी? सोनम, तुम इन गरीबों के चक्कर में मत पड़ो। उन्हें अपनी समस्या खुद हल करनी होगी। अगर हम राह चलते लोगों की मदद करने लगे तो ये लोग हमें बर्बाद कर देंगे। तुम बेफिक्र होकर अपना काम करो। पिताजी, वो अपनी समस्या लेकर आपके पास आए और आपने उन्हें खाली हाथ भेजकर अच्छा नहीं किया। मुझे लगता है हम छोटी मोटी मदद तो कर सकते हैं ना। तुम नहीं जानती इन गांव वालों को। अपनी गरीबी का रोना रोकर ये हम जैसे अमीर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। उन्हें कुछ नहीं होगा, वो सब कुछ ना कुछ कर लेंगे। तुम उनके बारे में इतना मत सोचो। अपने पिता की बात सुनकर भी सोनम गांव वालों के बारे में ही सोचती रही। उसने मन में ठान लिया कि वह गांव वालों की मदद करेगी, चाहे उसके पिता नाराज क्यों न हो। एक दिन मौसम ने अचानक करवट ली। ठंड इतनी बढ़ गई कि लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। रामू और उसके परिवार के पास केवल एक पुराना कंबल था जिसे वे सभी मिलकर ओढ़ते थे। उनके पास जलाने के लिए लकड़ी भी खत्म हो चुकी थी। गांव के अन्य लोग भी इसी परेशानी का सामना कर रहे थे। गांव के हर घर में यही स्थिति थी। लोग आग जलाने के लिए पेड़ों की शाखाएं काटकर ला रहे थे, लेकिन वह भी काफी नहीं था। ठंड की वजह से छोटे बच्चे बीमार पड़ने लगे। रामू ने ठंड से बचने का उपाय ढूंढने की ठानी। वह जंगल में लकड़ी लेने गया, लेकिन ठंड इतनी अधिक थी कि वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। रामू, बाहर की ठंड हवा में यूं जाना ठीक नहीं है। तुमने तो गर्म कपड़े भी नहीं पहने हैं। इस तरह से तुम बीमार हो सकते हो। घर आ जाओ। इस तरह से ठंड में बाहर जाना भी कौन चाहता है, लेकिन अगर मैंने जल्द जलाने के लिए लकड़ियों का इंतजाम नहीं किया तो मेरा परिवार, उसका क्या होगा? वो तो ठंड से ही मर जाएगा। हमें अपनी जिंदगी की जंग खुद ही लड़ने पड़ती है सुजाता। उसकी पत्नी सुजाता ने उसे रोका। रामू, इस ठंड में बाहर जाना जानलेवा हो सकता है। लेकिन रामू ने कहा, अगर मैं कोशिश नहीं करूंगा तो हमारा परिवार ठंड से ही मर जाएगा। रामू ने किसी तरह लकड़ियां इकट्ठी कीं और वापस आया, लेकिन यह भी काफी नहीं थी। रामू ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, हम सबको मिलकर इस ठंड का सामना करना होगा। अगर हम इंतजार करते रहे कि कोई हमारी मदद करेगा तो हम सब खत्म हो जाएंगे। हम सब एकजुट मिलकर काम करेंगे। गांव वालों ने सामूहिक प्रयास शुरू किए।
उन्होंने जंगल से लकड़ियां लाकर एक सामूहिक आग जलाने का निर्णय लिया। उन्होंने खाने पीने का सामान भी साझा करना शुरू किया। एक रात जब सभी लोग सो रहे थे, मोहन ने सोचा, अगर मैं मुखिया साहब के गोदाम से अनाज चुरा लाऊं तो मैं अपने परिवार को बचा सकता हूं। मोहन चोरी के इरादे से मुखिया साहब के गोदाम में घुसा, लेकिन उसे पकड़ा गया। इस गांव में एक भी आदमी ईमानदार नहीं है। अब तो हरगिज मैं किसी की भी मदद नहीं करूंगा। तुमने चोरी करने की कोशिश की है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मैं तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। जब गांव वालों को यह पता चला तो वे मोहन से नाराज हो गए और कहा, तुमने हमारे प्रयास को बर्बाद कर दिया। रामू ने स्थिति को संभालने की कोशिश की और कहा, हम सब इंसान हैं और गलतियां कर सकते हैं। मोहन भी हमारे तरह बहुत परेशान है। उसे अपने परिवार का ख्याल रखना है। यूं इस तरह अपने परिवार को परेशानी में देखकर उसने चोरी करने का फैसला किया। वो वहां सिर्फ अनाज चुराने गया था, न कि सोना चांदी। मैं मोहन को चोरी के लिए सही नहीं कह रहा। मैं बस इतना कह रहा हूं कि हमें उसके हालात समझने चाहिए। इंसान अपने परिवार को बचाने के लिए ऐसे हालातों में फंस जाता है। हमें मोहन की स्थिति समझनी चाहिए। गांव वालों ने रामू की बातें सुनी और उसे समझा। पिताजी, गरीबों पर क्रूरता दिखाना हमारी ताकत नहीं है, बल्कि हमारी कमजोरी है। आप मोहन को माफ नहीं कर सकते? तुमने देखा नहीं, कल रात वो मोहन यहां चोरी करने आया था। मैं कहता था ना तुमसे, ये गरीब लोग होते ही ऐसे हैं, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पिताजी, अगर कोई व्यक्ति भूख के कारण चोरी करता है, ये उसकी असफलता नहीं है, बल्कि इंसान के तौर पर हमारी हार है। हम अपने घरों में चैन से पेट भर के खाना खा लेते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हमारे आसपास होते हैं जो भूखे सोते हैं। हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। पेट भरना तो हर मनुष्य की जरूरत है, और मोहन ने अपने परिवार को भूख से मरने से बचाने के लिए चोरी की। मुझे लगता है आप अब क्रूरता दिखा रहे हैं। मेरे पिताजी एक अच्छे इंसान है, वो इतने बेरहम नहीं है। आप ठंडे दिमाग से उसकी परिस्थिति को समझिए। सोनम ने चोरी की सजा को रोकने के लिए अपने पिता से झगड़ा किया। सोनम ने मुखिया साहब के गोदाम से अनाज और लकड़ी ली और गांव वालों को गुपचुप तरीके से देना शुरू किया। ठंड ने अपनी चरम सीमा छू ली। कई घरों में आग नहीं थी और लोग बीमार हो रहे थे। रामू, सोनम और गांव वालों ने मिलकर एक बड़ा आश्रय स्थल बनाया, जहां सभी लोग इकट्ठा होकर रह सकते थे। एक दिन रामू की मां ठंड से बीमार हो गई। यह देखकर रामू पूरी तरह टूट गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने पास की अंतिम लकड़ियां जलाकर अपनी मां को बचाने की कोशिश की। जब मुखिया साहब ने देखा कि ठंड ने उनकी हवेली तक को नहीं बख्शा, तो बार बार उनके सामने सोनम की कही बातें आने लगीं। वो गहरी सोच के पड़ गए और उन्हें एहसास हुआ कि उनका घमंड गलत था। मुझे तुम सब माफ कर दो। घमंड में आकर मानो मैं अंधा हो गया था। ये सब मेरी बेटी सोनम की वजह से हुआ है। मुझ में आए हुए परिवर्तन के लिए सोनम ही जिम्मेदार है। उसने मेरी आंखों से पट्टी हटा दी और गरीबों के प्रति मेरी सोच को बदला। उन्होंने गांव वालों से माफी मांगी और गांव वालों की मदद की। गांव वालों की एकता, सोनम की दया और रामू का संघर्ष रंग लाया। ठंड खत्म हुई और शीतपुर के लोग इस अनुभव से और मजबूत बनकर उभरे। मुश्किल समय में एकता सबसे बड़ा हथियार है। सहानुभूति और करुणा किसी भी समस्या को हल कर सकती है।
घमंड हमेशा गिरावट की ओर ले जाता है, जबकि दया और सहयोग से समाज का निर्माण होता है।